सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक लड़की अपने 14 साल के भाई को कहने लगती है कि भाई आज जल्दी से बकरी चराने चले जाते हैं और फिर शाम को जब लौट कर आएंगे तब हम तुम्हारा जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाएंगे। और इस तरह से जो 14 साल का भाई होता है वो अपनी बहन के साथ कुछ अपनी बकरियों को लेकर उनको चराने के लिए खेतों की तरफ चला जाता है। जैसी बकरियां खेत की तरफ चली जाती हैं, तो सारी बकरियां एक जमींदार के खेतों में घुस जाती हैं और उसकी फसल को थोड़ा-सा तहस-नहस कर देती हैं। अब जैसे ही जमींदार की नज़र उन भेड़-बकरियों पर पड़ती है, तो जमींदार गुस्से में पागल हो जाता है और इस तरह से वह अपने 3 दोस्तों के साथ उन भेड़-बकरियों के पास आ जाता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी भेड़-बकरियां मेरे खेतों में घुस गई हैं, इन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि साहब इसमें हमारी गलती है, हम मानते हैं और हम आपसे माफ़ी भी माँगते हैं। लेकिन ज़मींदार कहने लगता है कि इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इसके बाद ये 3-4 जो ज़मींदार होते हैं इस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं और फिर इसका 14 साल का भाई इन ज़मींदारों के साथ क्या करता है, बहुत ही हैरत अंगेज़ घटना बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या था, आखिर घटना क्या थी? नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के खेड़ापट्टी गांव से और इसी खेड़ापट्टी गांव में रहने वाला जंगशेर सिंह जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता है। जंगशेर सिंह के पास अपने 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम निधि होता है जो कि इस समय 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। जंगशेर का छोटा बेटा जो कि शक्ति सिंह होता है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास की होती है, कक्षा 9वीं में वह पढ़ाई लिखाई किया करता है। जंगशेर सिंह दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। 3 साल पहले जब से जंगशेर सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है, तब से जंगशेर सिंह ने अपनी दूसरी शादी भी नहीं की थी। बस अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लिया था और इस समय जंगशेर ने मेहनत मजदूरी के बल पर ही 20 से 25 बकरियां भी खरीद ली थी। अब जगशेर सिंह हर रोज सुबह के 10 बजे के आसपास उन बकरियों को चराने के लिए खेतों से गुजरकर जंगल की तरफ चला जाया करता था। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भी जाया करता था ताकि घर के ईंधन के लिए जंगल से वो लकड़ी काट सके। बस यही उसकी हर रोज की दिनचर्या होती है। दिन अच्छे खासे गुजर रहे होते हैं। एक तरफ तो बेटी स्कूल में चली जाया करती थी, दूसरी तरफ उसका बेटा भी अपनी बहन के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाया करता था। लगभग थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें ये जो जंगशेर होता है काफी बीमार पड़ जाता है और जैसे बीमार होता है तो बीमारी की हालत में भी वह भेड़ बकरियों को चराना नहीं छोड़ता है। हर रोज खेत में उनको ले जाया करता था और चरा कर लाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह भेड़ बकरियों को चराने के लिए नहीं ले जा सकता था। अब उसकी बेटी निधि जब अपने पिता को ऐसी हालत में देखती है तो निधि कहने लगती है कि तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, चलो मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। और इस तरह से निधि और उसका जो छोटा भाई शक्ति होता है वो अपने पिता जंगशेर को हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग उसको एडमिट कर लेते हैं और जैसे उसका चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिता को 3-4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। जब तक इनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती है तब तक इसको जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। और इस तरह से फिर जब डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिता की दवाइयों पर लगभग 15 से 20 हजार रुपए का खर्च आने वाला है, तो फिर निधि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि निधि के घर में इतने पैसे नहीं होते हैं। अब निधि सोचने लगती है कि गांव का जो जमींदार रतन सिंह है उससे ही कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं। और फिर इसके बाद निधि डॉक्टरों को कहती है कि तुम मेरे पिता का इलाज करना शुरू कर दो, पैसों की कोई परवाह मत करो। और इस तरह से डॉक्टर उसके पिता का इलाज करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जैसे ही शाम के 6 बजे का वक्त हो जाता है तो फिर निधि सोचने लगती है कि इस समय जो गांव का जमींदार रतन सिंह है वो अपने घर पर ही होगा और मुझे उससे 15,000 रुपए लेने हैं ताकि मैं अपने पिता का अच्छे तरीके से इलाज करवा सकूं। और इसके बाद निधि अब उस जमींदार रतन सिंह के घर पर चली जाती है। रतन सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ उस समय घर पर बैठा हुआ था
और जैसे ही निधि इस घर के अंदर प्रवेश करती है तो रतन सिंह की नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है और ये लड़की रतन सिंह के मन को काफ़ी भा जाती है। और इसके बाद निधि अब रतन सिंह जमींदार को कहने लगती है कि चाचा जी, मुझे 15,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं, मुझे उनका इलाज करवाना है। रतन सिंह कहने लगता है कि मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई आभूषण हो या फिर कोई और चीज़ हो तो वो मेरे पास गिरवी रख दो, तब तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। लेकिन निधि कहने लगती है कि हमारे घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास हम गिरवी रख सकें। वहाँ पर ये लड़की झूठ बोल देती है, लेकिन फिर निधि उसको कहने लगती है कि काका, तुम्हारे सारे पैसे हम धीरे-धीरे चुकता कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इस जमींदार रतन सिंह की नीयत इस लड़की पर खराब हो चुकी होती है। रतन सिंह अपने 3 दोस्तों के पास से उठता है और इस लड़की के पास चला आता है। कहने लगता है कि निधि, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रात को मेरे घर पर आना पड़ेगा। अब देखते ही देखते निधि सारी बातें समझ जाती है। निधि अब इस जमींदार को कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और इस तरह से निधि अब इस जमींदार को मना कर देती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इस रतन सिंह जमींदार को ये लड़की अच्छी लगने लगी थी और रतन सिंह इसको अब किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसके बाद निधि अपने कुछ अपनी उसके पास जो बाली होती है उनको उतारती है और गांव के सुनार के पास चली जाती है। उससे 15,000 रुपए ले लेती है और फिर अपने पिता का इलाज करवाना शुरू कर देती है। 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। दूसरी तरफ उसके पिता की सेहत में भी सुधार होने लगता है। फिर उसको डॉक्टर इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और इसके बाद निधि अपने पिता को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अपने घर पर पिता की सेवा करने लग जाती है। इस तरीके से निधि के कंधों पर घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी पड़ जाती है। निधि फिर भी अपने पिता की भी सेवा करती थी, घर के सारे कामकाज भी किया करती थी, स्कूल में भी जाया करती थी और शाम के समय अपने भाई शक्ति को लेकर बकरियां चराने भी चली जाया करती थी। लगभग 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। निधि ने अपने घर के सारे कामकाज निपटा लिए थे। निधि अब चाहती थी कि 1 घंटा बकरियों को चरा कर लेकर आऊंगी और वह अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को कहती है कि शक्ति, जो घर के अंदर कुल्हाड़ी रखी है उसको उठा लो। हम ऐसा करते हैं, बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाते हैं, साथ में कुछ लकड़ियां भी जंगल से काट कर ले आएंगे। और इस तरह से भाई शक्ति, जो कि 14 साल का बड़ा ही हष्ट पुष्ट लड़का होता है, वो कुल्हाड़ी उठा लेता है और फिर बकरियों को खोल दिया जाता है और बकरियों को फिर खेतों की तरफ छोड़ दिया जाता है। बकरियां सड़क के किनारे चलना शुरू कर देती है, लेकिन रतन सिंह जमींदार के जो खेत होते हैं वो बीच रास्ते में पड़ते थे। अब इस निधि की कुछ बकरियां रतन सिंह जमींदार के खेतों में घुस जाती हैं, थोड़ी सी फसल को भी खराब कर देती है। दूसरी तरफ रतन सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तीनों चारों शराब के नशे में धुत होते हैं और जमींदार रतन सिंह की नजर जब भेड़ बकरियों पर पड़ती है तो जमींदार देखता है कि भेड़ बकरियों ने उसकी फसल को तहस नहस कर दिया है। अब रतन सिंह इस लड़की के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी बकरियों ने मेरे जो खेत की फसल है उसको सारी खराब कर दिया है। अब इसके बाद रतन सिंह अपने दोस्तों की मदद से 2 बकरियों को वहीं पर पकड़ लेता है, लेकिन निधि उसको कहने लगती है कि काका, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मेरी बकरियों ने तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दिया है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ये तो पशु हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह से तुम मेरी बकरियों को छोड़ दो। लेकिन गांव का जमींदार रतन सिंह कहने लगता है कि तुम्हारी बकरियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ इस बात को अब तुम देख लो। और तुम्हारा भाई भी यहाँ पर खड़ा हुआ तमाशा देखने वाला है। और इसके बाद जो ये जमींदार रतन सिंह होता है, निधि के दुपट्टे को खींचने लगता है। निधि का जैसे दुपट्टा खींचा जाता है और फिर इसके 3 दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और इसके बाद देखते ही देखते ये जमींदार इसकी बहन के यानी निधि के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। 14 साल का लड़का इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है।
अब ये 14 साल का लड़का शक्ति सिंह अपनी बहन के कपड़ों को फटा हुआ देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और फिर इसके बाद देखते ही देखते कुल्हाड़ी के साथ उस जमींदार रतन सिंह के छाती पर कई वार कर देता है। जैसे ही 2-3 वार किए जाते हैं तो वहां पर जो जमींदार रतन सिंह होता है वो लगभग नीचे गिर चुका होता है। जमींदार लगभग वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी जमींदार रतन सिंह के 3 दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और फिर वो तीनों दोस्त निधि को फिर से पकड़ लेते हैं और इस तरह से ये लड़का जल्दी-जल्दी में इन तीनों के ऊपर कुल्हाड़ियों से लगातार वार करने लगता है। किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी के पैर काट दिए जाते हैं, किसी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी जाती है और इस तरह से शक्ति सिंह जो कि हष्ट-पुष्ट पहलवान जैसा लड़का होता है, वो इन तीनों को नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जो खेत के कुछ किसान लोग होते हैं, वो इस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं और इस तरह से अब बीच बचाव कर दिया जाता है। लेकिन शक्ति सिंह ने वहाँ पर कांड तो रच दिया था, इन तीनों चारों को नीचे बिछा दिया था। इसके बाद जो किसानों में से एक किसान होता है जिसका नाम केशव होता है, वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और पुलिस को बुला लेता है। लगभग आधे घंटे का वक़्त गुज़रने के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन तब तक निधि अपने भाई को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। पुलिस मौके पर आती है, देखती है कि चारों जो जमींदार होते हैं, वो वहाँ पर नशे में धुत पड़े थे, किसी का हाथ काटा हुआ था, किसी की टाँग कटी हुई थी, किसी की छाती में कुल्हाड़ी से कई-कई वार किए गए थे। पुलिस उन लोगों से, उन किसानों से पूछने लगती है कि आखिर ये काम किसने किया है? तभी किसान कहने लगते हैं कि हमारे गाँव में ही एक गडरिया रहता है, उसका लड़का है शक्ति सिंह, उसने हमारे इन चारों जमींदारों पर कुल्हाड़ियों के साथ बहुत सारे वार किए हैं। और इसके बाद पुलिस अब वहाँ पर एक एम्बुलेंस बुलाती है और इन तीनों चारों को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और इसके बाद पुलिस उस लड़के शक्ति सिंह को तलाशना शुरू कर देती है। आखिरकार एक दिन का वक्त गुजरने के बाद पुलिस शक्ति सिंह और उसकी बहन निधि को उसके चाचा के घर से गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और इनसे पूरी कहानी पूछी जाती है। तभी निधि अपने साथ बीती हुई पूरी घटना की पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती है और फिर शक्ति सिंह के बारे में भी सारी बातें बताई जाती हैं। अब पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर 14 साल के लड़के ने ये हत्याकांड कैसे रच दिया है और इसके बाद पुलिस इस लड़के के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है और लगभग 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद जब जज साहब के सामने इस 14 साल के लड़के को पेश किया जाता है, तो फिर जज साहब इसको 5 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज देता है। जज साहब ने इस लड़के को बाल सुधार गृह में इसलिए भेजा था क्योंकि लड़के की उम्र काफी कम होती है, मात्र 14 साल की उम्र होती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।